गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कंपटीशन के बारे में। अगली इंटरेक्शन या रिलेशनशिप्स, पेज 234। कंपटीशन एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो नेगेटिवली अफेक्टेड होते हैं, यानी कि दोनों को उसमें नुकसान होता है। अब अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म, देखो डार्विन ने तो ये कहा था कि अगर एक हैबिटाट है जिसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, अलग अलग स्पीशीज के या एक ही स्पीशीज के भी, तो वह आपस में compete करते हैं रिसोर्सेज के लिए। वो रिसोर्स लिमिटेड भी हो सकते हैं, नॉन लिमिटिंग भी हो सकते हैं, क्योंकि compete करना तो इस बात से जोड़ा है कि उनकी जो फीडिंग एफिशिएंसी है वो कैसी है। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये फील्ड है और इस फील्ड में इतनी घास है कि पर्याप्त रूप से खा सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ दो जानवर आते हैं, है ना, दो जानवर आए और वो इस फील्ड में खाना खाते हैं। अब एक की खाने की एफिशिएंसी दूसरे से ज़्यादा है, वो ज़्यादा एरिया की घास कम समय में खा सकता है। तो इसका मतलब इसमें और इसमें कंपटीशन है घास के पर्याप्त मात्रा में होते हुए भी। ठीक है, तो इसका मतलब रिसोर्स जरूरी नहीं कि हमेशा लिमिटिंग ही हो, और अगर रिसोर्स लिमिटिंग होता है तब तो कंपटीशन होता ही है। ठीक है, यानी कि जैसे हम उस पर देखते हैं ना कि म्यूजिकल चेयर्स में कि चेयर की संख्या एक ही है, लेकिन उसके आसपास रन करने वाले लोगों की संख्या दो है, उनमें से एक ही बैठ पाएगा। तो अगर लिमिटिंग रिसोर्स हो तो कंपटीशन होना स्वाभाविक है। देखो इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए, इसमें जो एग्जांपल्स दिए वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है, कल भी मैंने बताया था। देखो पहला एग्जांपल देखो कि पूरी तरह से अनरिलेटेड स्पीशीज किस तरह से compete करती है। तो पहला एग्जांपल है फ्लेमिंगो और फिशेज का। फ्लेमिंगो एक बर्ड है और फिशेज क्या है, वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। अब ये एक दूसरे से compete करती हैं एक रिसोर्स के लिए जिसका नाम है ज़ूप्लैंक्टन। तो क्योंकि दोनों का खाना एक ही है, इसीलिए वो अनरिलेटेड होते हुए भी एक दूसरे से compete कर रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ इन्होंने फीडिंग एफिशिएंसी की बात बताई है। फीडिंग एफिशिएंसी जो मैंने अभी बताई थी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से ज्यादा बेहतर तरीके से फीड कर सकता है। तो कंपटीशन को इन्होंने कैसे डिफाइन किया है, कंपटीशन को ऐसे डिफाइन किया है, fitness of one species is significantly lower in the presence of another species. It is relatively easy to demonstrate in lab experiments as Gauss and other experimental ecologists did. जैसे फिर एक और एग्जांपल दिया एबिंगडन टॉर्टोइज। ये जो एबिंगडन टॉर्टोइज था ये गैलापागोस आइलैंड में था और वो एक दशक के अंदर ही एक्सटिंक्ट हो गया, जबकि वहां पर बकरियों को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी गोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। गोट्स जो थी उनकी फीडिंग एफिशिएंसी बेहतर थी, है ना, क्योंकि ये जो टॉर्टोइज होते हैं ये भी हर्बीवोरस होते हैं, ये भी ग्रास खाते हैं। लेकिन जो ये होती हैं गोट्स होती हैं, ये इनकी फीडिंग एफिशिएंसी उनसे बेटर है। छोटे से छोटे पत्तों को खा लेती है, अलग अलग हाइट के पत्तों को खा लेती है। लेकिन ये जो टॉर्टोइज होते हैं ये सिर्फ लो हाइट के पत्तों को ही खा पाते हैं, इसीलिए गोट्स के आने की वजह से वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। अब देखो आगे इन्होंने एक टर्म दिया जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज का मतलब है अगर किसी हैबिटाट में एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को रिलीज कर दिया जाए जो कि पहले से उस हैबिटाट में मौजूद ऑर्गेनिज्म का कंपटीटर है, ठीक है, और उससे बेटर है, तो वो क्या करेगा, उसको धीरे धीरे वहां से फेस आउट कर देगा, यानी कि रिमूव कर देगा। जैसे एग्जांपल दिया इन्होंने, कॉनेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट शोड दैट ऑन रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड लार्जर एंड कम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्नेकल बैलेनस। तो बैलेनस ने कैथेमेलस को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। बैलेनस और कैथेमेलस ये जो थे ये दोनों बार्नाकल्स के एग्जांपल हैं। बार्नाकल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे इन्वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स, बल्कि उन्हें हमें कहना चाहिए प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं, कॉर्डेट से छोटे होते हैं। और ये कैसे होते हैं, जॉले स्पीशीज की तरह,
है ना, लार्ज फिशेस की बॉडी पर ये चिपके रह के उनके एक्टोपैरासाइट्स की तरह है। तो बैलेनस जो है वो स्कॉटलैंड के उस समुद्र में जहाँ की बात कर रहे हैं, इसने इसको क्या कर दिया, कम्पिटिटिवली एक्सक्लूड कर दिया। तो ये भी एक कैसा है एग्जाम्पल है, ये कंपटीशन का एग्जाम्पल है। इन जनरल हर्बीवोरस एंड प्लांट्स अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाई कंपटीशन देन कार्निवोर्स। उसका एग्जाम्पल, उसका कारण ये हो सकता है कि जो कार्निवोरस होते हैं वो तो हमेशा आपस में कम्पीट करते ही हैं अपने शिकार के लिए। आगे देखो, इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया है, गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉस साइंटिस्ट का नाम है और प्रिंसिपल का नाम क्या है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या चीज है ये प्रिंसिपल? वो ये कहता है कि दो स्पीशीज या दो ऑर्गेनिज्म अगर एक ही हैबिटेट में रह रहे हैं, उसी को यूटिलाइज करते हैं, तो वो असीमित समय तक वहां पर सरवाइव नहीं कर सकते। उनमें से जो सुपीरियर वाला होगा, है ना, कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली एंड द कम्पिटिटिवली इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली। तो समय के साथ क्या होगा, जो इंफीरियर वाला होगा वो क्या हो जाएगा, वहां से एक्सटिंक्ट हो जाएगा। दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग बट नॉट अदरवाइज। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते या एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, कहावत के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो सेम रिसोर्स को यूटिलाइज करते हैं। While they do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature, they point out the species facing competition might evolve mechanisms that promote coexistence. ठीक है, तो नेचर में कई बार ऐसा भी होता है कि अगर दो स्पीशीज हैं, वो एक दूसरे से कंपटीशन करके एक दूसरे को एक्सक्लूड करना, यानी कि वहां से एक्सटिंक्ट कर देने की बजाय वो एग्जिस्ट भी कर सकती है, यानी कि इसकी भी संख्या बनी रहे, इसकी भी संख्या बनी रहे, पूरी तरह से एलिमिनेट ना हो। इसको क्या कहते हैं, को एग्जिस्टेंस। वो मतलब होता है साथ में, और एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मौजूद होना, साथ में मौजूद होना। तो कैसे होगा ये होगा रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग, रिसोर्स पार्टीशनिंग का मतलब है कि जो रिसोर्स है उसको इस तरह से यूज किया जाए कि दोनों ही उसको उपयोग कर लें, अपने फोरेजिंग पैटर्न में चेंज लाएं। जैसे कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दिन में शिकार करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रात में शिकार करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, शिकार करने का समय बांट लिया। ठीक है, कुछ ऐसे, जैसे सपोज एक ही पेड़ पर कई सारी चिड़िया रहती हैं, तो कुछ ऊपर की शाखाओं पे रहती हैं, कुछ बीच की शाखाओं पे रहती हैं, कुछ नीचे की शाखाओं पे रहती हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी इन्होंने रिसोर्स पार्टीशनिंग कर ली। अगर किसी एक्वेटिक बॉडी में फिशेज रहती हैं, तो कुछ अपर लेयर्स में होती हैं, कुछ मिडिल लेयर्स में, कुछ लोअर लेयर्स में। इस तरह से वो रिसोर्स पार्टीशनिंग करती हैं। तो इन्होंने देखो क्या दिया, डिफरेंट टाइम्स फॉर फीडिंग, अलग अलग समय फीड कर सकते हैं। जैसे कि मैकआर्थर ने वार्बलर्स का एग्जांपल दिया, वार्बलर्स एक इंसेक्ट का नाम है। तो वो क्या कर रहे थे, बिहेवियरल डिफरेंस इन देयर फॉरेजिंग एक्टिविटीज। फॉरेजिंग यानी कि खाना खाने की जो समय था या एक्टिविटीज थी, उसमें उन्होंने परिवर्तन लाया, जिससे कि कंपटीशन अलग अलग हो गया, है ना। जैसे कि सपोज करो कि अगर एक समय भी खा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, अलग अलग चीजों को खाएंगे। जैसे कुछ जो चिड़िया होंगी या हर्बीवोरस होंगे वो खाएंगी ऊपर की लेयर की पत्तियों को, कुछ खाएंगे नीचे की लेयर की पत्तियों को। तो रिसोर्स चाहे खाने का हो, चाहे वो रहने का स्पेस यानी कि हैबिटेट हो, उसकी अगर पार्टीशनिंग कर ली जाए तो वो दोनों स्पीशीज को एग्जिस्ट कर सकती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, जिसका नाम है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म वो होता है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेता है, यानी कि वो उस ऑर्गेनिज्म को मारता नहीं।
तो जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेता है उसको कहते हैं पैरासाइट, और जिससे न्यूट्रिशन लेता है उसको कहते हैं होस्ट। तो पैरासाइट होस्ट के ऊपर भी रह सकता है, तब हम उसे कहते हैं एक्टोपैरासाइट। वो उसकी बॉडी के अंदर भी रह सकता है, तब हम उसे कहते हैं एंडोपैरासाइट। ठीक है, ये दोनों में अंतर होता है। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या है। पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए सबसे पहली लाइन में लिखा है, इट एंश्योर्स फ्री लॉजिंग एंड मील्स। फ्री लॉजिंग एंड मील्स यानी कि मुफ्त में रहना और मुफ्त में खाना। कौन करता है? पैरासाइट करता है। किसकी बॉडी में? होस्ट की बॉडी में। तो इससे इसके एग्जाम्पल्स देखो क्या है। ज्यादातर पैरासाइट्स होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। होस्ट स्पेसिफिक का मतलब जिस तरह से इवोल्यूशन होस्ट की बॉडी में होगा उसी तरह से इवोल्यूशन पैरासाइट की बॉडी में भी होगा। नहीं तो अगर उसने पैरासाइट ने होस्ट के हिसाब से अपने आप को एडेप्ट नहीं किया तो वो क्या होगा? वो वहां सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसके बाद तो यानी कि हमें इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है कि ये जो होस्ट है इसकी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है यानी कि इम्यून सिस्टम है उसके हिसाब से पैरासाइट को एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं तो अगर इसका इम्यून सिस्टम के हिसाब से इसने एडजस्ट नहीं किया तो ये इसकी बॉडी में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, है ना। ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसके बाद in order to be successful with the same host species, in accordance with their lifestyle, parasites evolved special adaptation such as the loss of unnecessary sense organs, presence of adhesive organs or suckers। ये एग्जाम्पल हमें किसमें देखने को मिलता है? प्लेटफॉर्म्स में, यानी कि जो जैसे टीमिया है जो प्लेटीहेल्मिन्थिस में आते हैं, तो वहाँ हम क्या देखते हैं? उनके पास ज्यादा सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते, उनके पास सिर्फ हुक्स एंड सकर्स हैं, यानी कि सिर्फ वही ऑर्गन्स हैं जो कि उनके लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट थे, उनकी लाइफ साइकिल में जो इम्पोर्टेंट थे। यानी कि उनकी लाइफ साइकिल में इम्पोर्टेंट क्या है कि अटैच करना अपने होस्ट से, उससे न्यूट्रिशन लेना, हुक्स एंड सर्कल्स हैं उसके लिए, और मैक्सिमम रिप्रोडक्शन एबिलिटी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अंडे देने की क्षमता। अब वहाँ जरूरी क्या नहीं है? वहाँ जरूरी नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट जरूरी नहीं है, वहाँ पे आइज का डेवलपमेंट जरूरी नहीं है। तो कुछ चीज़ें वहाँ पर क्या है? विकसित नहीं हुई, है ना। कुछ चीज़ें अधिक विकसित होगी। तो सिर्फ वही चीज़ें विकसित होती हैं जो कि उनके पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। देखो आगे क्या दिया है। लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट्स आर ऑफन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग वन और मोर इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर्स टू फैसिलिटेट पैरासिटाइजेशन ऑफ इट्स प्राइमरी होस्ट। ह्यूमन लिवर फ्लूक डिपेंड्स ऑन 2 इंटरमीडिएट होस्ट। ह्यूमन लिवर फ्लूक का साइंटिफिक नेम है फैसियोला हिपैटिका। इसके इन्होंने 2 होस्ट बताए हैं, ए स्नेल एंड अ फिश टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। उसके बाद ये किस में आता है? इन दोनों को क्रॉस करने के बाद ये ह्यूमन में आता है। तो इसीलिए उन दोनों को इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं। ह्यूमन कैसा है? ह्यूमन उसका परमानेंट होस्ट है। मलेरियल पैरासाइट का कौन सा वेक्टर है? उसका वेक्टर का नाम है मॉस्किटो। मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट्स हार्म द होस्ट, दे में रिड्यूस द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट एंड रिड्यूस द पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये चीजें तो हम जानते ही हैं कि पैरासिटिज्म में एक को फायदा होता है पैरासाइट को और होस्ट होता है नेगेटिवली इफेक्ट। तो होस्ट तो सर्वाइवल, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन उसकी कम हो जाती है और होस्ट मर भी सकता है। You might render the host, they might render the host more vulnerable to predation by making it physically weak। ठीक है, तो कई बार उसको वो इतना कमजोर कर देते हैं कि उसको दूसरे भी खा लेते हैं। Do you believe that ideal parasite should be able to thrive within the host without harming it? हाँ, ये जरूरी है, क्योंकि अगर वो उसको खत्म कर देगा, है ना, अगर वो उसके बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई करके उसे खत्म कर देगा तो अगला होस्ट उस ऑर्गेनिज्म को ढूंढना पड़ेगा, पैरासाइट को। पैरासाइट, एक आदर्श पैरासाइट वो होता है तो अपने होस्ट की बॉडी में मल्टीप्लाई करता है, उससे न्यूट्रिशन लेता है, लेकिन उसकी लाइफ के लिए खतरा नहीं बनता। ये बात है। इसके बाद देन व्हाई डिड नॉट नेचुरल सिलेक्शन लीड टू इवोल्यूशन ऑफ सच टोटली हार्मलेस पैरासाइट्स? क्योंकि अगर वो पूरी तरह से हार्मलेस होंगे तो वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेंगे,
है ना, ये भी तो बात है, कुछ तो लेंगे ही वो। अब देखो आगे एक्टोपैरासाइट्स के एग्जाम्पल दिए। एक्टोपैरासाइट्स का एग्जाम्पल है लाइस, यानी कि जो जू होती है जो सिर में पाई जाती है, वो एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल है। टिक्स यानी कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो डॉग्स की बॉडी पर पाए जाते हैं। मैरीन फिशेस के ऊपर कॉपीपॉड्स पाए जाते हैं। कॉपीपॉड्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फिशेस की बॉडी पर चिपके रहते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। कस्क्यूटा एक ऐसा प्लांट है जो कि पैरासिटिक होता है। पैरासिटिक यानी कि वो किस पे चिपका रहता है, हेज प्लांट पे चिपका रहता है और उनसे न्यूट्रिशन लेता रहता है, क्योंकि उसका खुद का क्लोरोफिल तो है नहीं, तो न्यूट्रिशन किससे लेगा, होस्ट प्लांट से। फीमेल मॉस्किटो को पैरासाइट नहीं कहते, जबकि वो ब्लड लेती है। उसका आंसर ये है कि उसको जो ब्लड चाहिए वो अपने एग्स के न्यूट्रिशन के लिए चाहिए, ना कि अपने खुद के न्यूट्रिशन के लिए। तो वो उसके लिए न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट है, ना कि मेन डाइट नहीं है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, उसको पैरासाइट कंसिडर नहीं करते। अब आते हैं एंडोपैरासाइट। बॉडी के अलग अलग जगह जैसे लिवर, किडनी, लंग्स, रेड ब्लड सेल में रहने वाले एंडोपैरासाइट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और उनमें ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है। उसका रीज़न ये है कि उनको बॉडी के अंदर जाकर डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि इम्यून सिस्टम से बचना है और उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट करना है। अंदर जो कंडीशंस हैं उनके तुमने पढ़ी थी, अलग अलग लाइन ऑफ डिफेंस, उन सारी लाइन ऑफ डिफेंस से बचते हुए खुद को मल्टीप्लाई करना है। फिर आता है ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म वो पैरासिटिज्म होता है जिसमें कि एग्जाम्पल है कौवे का और कुकू का। कौवा और कुकू का एग्जाम्पल क्या है कि जो कुकू होती है, फीमेल कुकू यानी कि कोयल, वो क्या करती है कि अपने अंडे कौवे के घोंसले में ले जाकर दे देती है, और मादा कौवा जो होती है वो उन अंडों में फर्क नहीं कर पाती, वो सोचती है मेरे ही अंडे हैं और उनको सेती रहती है। तो उससे क्या होता है, कुछ समय के बाद वो जो अंडे होते हैं उनसे निकलती है कोयल के बच्चे और फिर वो हो जाते हैं बड़े, है ना। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे कोयल को ये फायदा हुआ कि उसको अपने अंडों की देखरेख नहीं करनी पड़ी, उन्हें सेना नहीं पड़ा। और फीमेल उसको नुकसान क्या हुआ, जो मादा कौवा थी, मादा कौवा का नुकसान हुआ कि वो उसके बच्चे तो थे नहीं, तो वो कुछ समय के बाद बड़े होकर वहां से फोल्ड हो जाएंगे। ब्रूड पैरासिटिज्म इन बर्ड्स इज अ फैसिनेटिंग एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म इन विच पैरासिटिक बर्ड, जो कि कुकू थी, lays its eggs in the nest of its host यानी कि फीमेल क्रो and lets the host incubate them. During the course of evolution, the eggs of parasitic bird have evolved to resemble the host egg. दोनों के अंडे बिल्कुल सेम होते हैं in size and color to reduce the chances of the host bird detecting the foreign eggs and ejecting them from the nest. Try to follow the movements of cuckoo and the crow in your neighborhood during the breeding season, spring to summer, and watch brood parasitism in action. ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स तुमने पैरासिटिज्म के देखे। इसके बाद कमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म हम करेंगे कल।